रामपुर नामक गांव में धीरू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। धीरू के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ और पिता रहते थे। धीरू का परिवार बहुत गरीब था, ना तो उनके पास कोई जमीन थी और ना ही कोई व्यापार था। धीरू पूरा दिन मजदूरी करता और उससे जो भी आमदनी जुटा पाता उससे अपने परिवार का पेट भर लेता था। धीरू की मेहनत और कमाई को देखकर उसके माँ बाप बहुत उदास रहते थे। देखो जी, अपना बेटा बहुत मेहनती है। अभी अपने पास मुसीबतें हैं तो क्या हुआ, आने वाले वक्त में भगवान सब ठीक कर देगा। हमारे बेटी की मेहनत ही उसे एक दिन बहुत अमीर बना देगी। ना तो हमारे पास कोई ज़मीन है और ना ही अपने जीवन में कोई व्यापार बना पाया हूँ। हमारा बेटा पूरे दिन इतनी मेहनत करता है, उसके बावजूद भी उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। ऐसा ही चलता रहा तो घर का गुजारा भी होना मुश्किल हो जाएगा। धीरू अपने मन में हमेशा सोचता रहता था कि भले ही आज हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही है, लेकिन हम अपनी मेहनत से एक न एक दिन अमीर जरूर बनेंगे। एक दिन धीरू बिरजू सेठ के खेत में काम कर रहा था और पास में ही पेड़ के नीचे बिरजू सेठ बहुत उदास बैठा था। धीरू अपने सेठ को उदास देखकर उनके पास जाता है। क्या बात है सेठ जी, आज आप सुबह से उदास बैठे हैं? आप बताएं क्या बात है, तो मैं आपकी मदद कर सकूं। अरे धीरू, तू क्या मेरी मदद करेगा? तू खुद अपनी मदद नहीं कर पा रहा है। घर पर खाने के लाले पड़े हैं, बड़ा आया मुझ जैसे सेठ की मदद करने वाला। सेठ जी, ऐसा नहीं है, ये सब वक्त वक्त की बात है। ये तो सब किस्मत का खेल है। इंसान को अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास रखना चाहिए। मैं ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहूँगा तो एक दिन मेरे किस्मत के भी दरवाजे जरूर खुलेंगे। धीरू की बात सुनकर बिरजू सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। धीरू, मुझे तुम्हारी यह सोच बहुत अच्छी लगी। इतनी परेशानियों के बावजूद तुम अपनी जिंदगी खुशी खुशी काट रहे हो। एक मैं हूँ जो इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी खुश नहीं रहता हूँ। सेठ जी, जब मैं अपने पिताजी से कोई सामान के लिए जिद करता था तो पिताजी बोलते थे, बेटा अभी हमारे पास इतना धन नहीं है कि तेरी इच्छा पूरी कर सकूं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी हमेशा मौसम की तरह बदलती रहती है। कभी खुशियाँ होती हैं तो कभी दुखों का सामना करना पड़ता है। कभी अपनी ज़िंदगी से हार नहीं माननी चाहिए, बस धैर्य और हिम्मत बनाकर रखना चाहिए। इसका मतलब तुम्हारे पिता बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। मैं किसी दिन तुम्हारे पिता से ज़रूर मिलूंगा। अरे सेठ जी, आप बताएं तो आखिर समस्या क्या है? धीरू, पास के गांव में मेरा 2 बीघा का खेत पड़ा था जो मेरे भाई और मेरे नाम था। अब उस खेत पर चंदनपुर के 2 किसानों ने कब्जा कर लिया। वो ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं है। बताओ अब मैं क्या करूं? गांव के बड़े बड़े लोग भी उन किसानों के साथ खड़े हैं। अब उनके किसानों ने उसे ज़मीन पर खेती करना भी चालू कर दिया है। वह मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ। सेठ जी, आप परेशान ना हो, सारी समस्याओं का हल होता है। हाँ धीरू, अब तुम ही कुछ उपाय बताओ। मेरी पुश्तैनी ज़मीन मुझसे छीनी जा रही है। सेठ जी, इस मामले में पुलिस की सहायता लेने से भी कोई फायदा नहीं है, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। धीरू ने बिरजू सेठ को अपनी तरकीब बताई। तरकीब सुन बिरजू सेठ धीरू से बोला, अरे वाह धीरू, तूने इतना अच्छा उपाय बताया कि मेरी सारी चिंता ही खत्म हो गई। धीरू, अगर ये उपाय से ज़मीन वापस मिल गई तो उस ज़मीन का 1/3 हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपकी वजह से मेरा घर चलता है, तो आपकी मदद करना तो फर्ज है मेरा। धीरू, तुम बहुत ही नेक इंसान हो। तुम कल से ही इस काम पे लग जाना। धीरू फिर से अपने खेतों के काम में लग जाता है। सुबह होते ही धीरू उन दोनों किसानों के पास पहुंच जाता है जिन्होंने बिरजू सेठ के खेतों पर कब्जा कर रखा था। सेठ जी, मैंने सुना है आपको मजदूरों की ज़रूरत है, तो मैं काम की तलाश में आपके पास आया हूँ। तुमसे किसने बताया कि मेरे पास काम है? मुझे कोई भी मजदूर की ज़रूरत नहीं है। सेठ जी, मैं तो मजदूर हूँ, हमेशा काम की तलाश में घूमता रहता हूँ, तो मुझे पता चला था कि इस गांव में सेठ को मजदूरों की ज़रूरत है। अरे भाई, मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है मजदूरों की। किसी ने झूठ ही बताया होगा तुमको। जाओ यहाँ से। गांव के लोग तो बोल रहे थे कि आप पूरे गांव के सबसे बड़े जमींदार हो, आपके पास काम की कमी नहीं है। आपको हमेशा मजदूरों की ज़रूरत पड़ती रहती है, तभी मैं पास के गांव से आपके पास आया हूँ। अरे जाओ भाई, मेरे यहाँ कोई भी काम नहीं है। किसी ने गलत बताया है तुमको। इसका मतलब बिरजू सेठ सही बोल रहा था। खैर छोड़ो, मुझे क्या है। क्या बोल रहा था बिरजू सेठ, मुझे बताओ जरा। धीरू उसकी बातों का अनसुना करके जाने लगता है। रुको, अच्छा मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, लेकिन पहले मुझे यह बताओ
कि बिरजू सेठ मेरे बारे में क्या कह रहा था। सेठ जी, पहले मैं बिरजू सेठ के पास काम करता था। वो सेठ बहुत ही नीच और बदतमीज था। वो सेठ मुझसे पूरे दिन मजदूरी कराता था और पैसे भी बहुत कम देता था। इसी वजह से कल मेरी सेठ से बहुत ही बहस हो गई और मैं उनके पास से काम छोड़कर चला आया। फिर उस बिरजू सेठ ने मेरे बारे में क्या बोला? उसने मुझसे बोला कि इस गांव में, क्या आसपास के गांव में भी कोई भी मेरी जितनी मजदूरी नहीं दे सकता है? तो मैंने बोला, जग्गू सेठ के इतनी पगार तुम क्या पूरा देश नहीं दे सकता है? तभी तो उनके पास मजदूरी की हमेशा भीड़ रहती है। हाँ भाई, मेरे यहाँ मजदूर को उनकी मेहनत के हिसाब से सही मजदूरी दी जाती है। आखिर पूरे गांव का सबसे बड़ा जमींदार जो हूँ। हाँ सेठ जी, सही बोला। वो बिरजू सेठ आपकी बराबरी नहीं कर सकता है। दोनों किसान धीरू की चापलूसी भरी बातों में फंस जाते हैं और धीरू को कम पर रख लेते हैं। कुछ दिन समय बीतने के बाद सेठ अपने बेटे से बोला, मोनू बेटा, यह तो बहुत मेहनती इंसान है। 3 आदमियों का काम अकेले ही कर लेता है। अच्छा हुआ इसे काम पर रख लिया। हाँ पिताजी, पूरा लेबरों में सबसे अच्छा काम धीरू ही करता है। कुछ दिन और बीतने के बाद सेठ और उसका बेटा मोनू खेतों का दौरा कर रहे थे। तब उन्होंने देखा, शाम होने के बावजूद भी धीरू अपने काम में लगा हुआ था। धीरू भाई, शाम होने वाली है और अभी भी तुम काम कर रहे हो। घर जाओ भाई और जाकर आराम करो। मालिक, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं और अगर मैं काम नहीं करूँगा तो उनका पेट कैसे पालूंगा? घर बैठकर आराम करने से अच्छा है मैं यहाँ पर काम करूँ। अच्छा ठीक है भाई, जब तक तुम्हारा मन करे तब तक काम करो। किसान और उसका बेटा दोनों शाम को अपने घर चले जाते हैं और जब अगली सुबह खेत पर वापस आते हैं तो खेत पर पुलिस को खड़ा देख चौंक जाते हैं। क्या हुआ साहब जी, आप यहाँ मेरे खेतों पर क्या कर रहे हैं? क्या यह जमीन तुम दोनों की है? मुझे थाने से पता चला है। हाँ थानेदार साहब, ये जमीन हमारी ही है। क्यों, क्या हुआ? तो फिर तुम दोनों को ले जाकर जेल में डालना ही पड़ेगा। ये क्या बात कर रहे हैं थानेदार साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी तुम दोनों को सब पता चल जाएगा। जरा अपने खेत में देखो, यह क्या पड़ा हुआ है। किसान जैसे ही खेत में देखता है तो वहां एक मानव कंकाल दबा हुआ मिलता है, जिसे देख दोनों चौंक जाते हैं। यह किसका मानव कंकाल है और हमारे खेत में कैसे आई? साहब जी, हम लोगों ने ये लाश नहीं डाली है, कसम से मुझे नहीं मालूम यह लाश कहाँ से आई। तुमने एक मर्डर किया है तो तुमको कम से कम 10 साल की सजा तो होगी ही, क्योंकि तुम एक हैवान हो। लोगों को मारकर अपने खेत में गाड़ते हो। पुलिस की बात सुनकर दोनों बाप बेटे डर जाते हैं और अपनी सफाई देने लगते हैं, लेकिन वह पुलिस वाला एक भी बात मानने को तैयार नहीं था। अब वह दोनों बचने के लिए कोई तरकीब सोच रहे होते हैं कि तभी धीरू वहां आ जाता है और किससे बोला, मालिक, ये पुलिस अपने खेत में क्या कर रही है? आखिर क्या हुआ है? धीरू देखो, पता नहीं कहां से अपने खेत में मानव कंकाल आ गया है और पुलिस वाला मुझे कातिल बना रहा है। मालिक, ये कंकाल यहाँ कहाँ से आ गया? ये तो बहुत गंभीर मामला है। हाँ धीरू, थानेदार साहब को लग रहा है कि इस इंसान को मैंने मारकर इस खेत में गाड़ा है। धीरू, तुम ही कुछ उपाय सोचो। उन तीनों को आपस में बात करता देख पुलिस वाला बोला, अब तुम बाप बेटे चाल ना बनो। तुम दोनों में से कोई एक तो जेल पक्का जाएगा। जल्दी बताओ, कौन जाएगा जेल? साहब जी, मुझे बस थोड़ा सा समय दे, मैं आपको अभी बताता हूँ हम दोनों में से कौन जेल जाएगा। दोनों बाप बेटे और धीरू तीनों मिलकर आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि अब धीरू की बातों में दोनों बाप बेटे बुरी तरह फंस चुके थे। देखो मालिक, आप दोनों में से कोई एक तो जेल जाएगा। अब आप ही सोचो कौन जेल जाएगा। धीरू, हम दोनों में से कोई भी जेल नहीं जाना चाहता है। अब तुम ही कोई उपाय बताओ जिससे हम लोग बच सकें। धीरू किसान की बात सुनकर अनजानों की तरफ बोला, मालिक, इस मानव कंकाल को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह सालों पुराना कंकाल है। क्या आपको कुछ याद है इस कंकाल के बारे में? धीरू, दरअसल यह जमीन मेरी नहीं है। मैंने कुछ सालों पहले यह जमीन बिरजू सेठ से हड़प ली थी। अरे मालिक, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। किसान धीरू को जमीन हड़पने के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। तब धीरू बोला, मालिक, मेरे पास एक उपाय है, लेकिन पहले आप ये बताइए, आपको अपनी जान ज्यादा प्यारी है या जमीन? अरे धीरू, हमें तो अपनी जान ज्यादा प्यारी है। जमीन का क्या है, वह तो फिर कभी भी ले लेंगे। तो फिर मालिक, आप पहले जाकर थाने में ये बताएं कि ये जमीन हमने बिरजू से काम करने के लिए ली थी। असल में ये जमीन बिरजू सेठ की ही है। अरे धीरू, ऐसे तो मेरे हाथों से यह जमीन छीन जाएगी, तब क्या करेंगे हम? अरे मालिक, जब आप थानेदार साहब को बताएंगे कि ये जमीन बिरजू सेठ की है
तो पुलिस बिरजू सेठ को गिरफ्तार करेगी। उसके बाद आप फिर से जमीन पर कब्जा कर लेना। वह धीरू भाई, आज तुम्हारी होशियारी हम दोनों की जान बचाएगी। तुम बहुत बुद्धिमान हो धीरू भाई। अब दोनों बाप बेटे थानेदार के पास जाते हैं और धीरू की कही बात थानेदार से बोलते हैं। थानेदार साहब, यह जमीन हमारी नहीं है। हमने कुछ महीनों के लिए बिरजू सेठ से खेती करने के लिए ली थी, तो यह लाश भी बिरजू सेठ ने ही खेत में गाड़ी होगी। मैं इस लाश और मानव कंकाल के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। अब जब तुम खुद फंस गए हो तो अपनी जगह पर दूसरे को फंसा रहे हो। अरे आप इस धीरू से पूछ लो, ये जमीन बिरजू सेठ की ही है, क्योंकि धीरू पहले ही बिरजू सेठ के पास काम कर चुका है। उसके बाद मेरे पास काम करने आया था। हाँ थानेदार साहब, ये जमीन बिरजू सेठ की ही है। इन्होंने तो बस काम करने के लिए जमीन ली थी। धीरू, तुम एक काम करो, जाओ और जाकर बिरजू सेठ को यहाँ बुला कर लाओ। धीरू तुरंत जाकर बिरजू सेठ को बुला लेता है, लेकिन बिरजू सेठ गांव के सरपंच को भी साथ में लेकर आता है। क्या हो गया भाई, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों जमा है? आखिर क्या बात है? देखिए सरपंच जी, इन दोनों की जमीन में मानव कंकाल मिला है और यह बोल रहा है कि यह खेत मेरा नहीं है बल्कि बिरजू सेठ का है। थानेदार ने सरपंच को सारी बात बताई और किसान अपने आप को फंसा देख सरपंच से बोला, नहीं नहीं सरपंच जी, ये जमीन हमारी नहीं है। हम तो बस कुछ समय से खेती कर रहे हैं। ये जमीन तो बिरजू सेठ की है, यह मेरी जमीन नहीं है। अब आप लोग बिरजू सेठ को सजा दिलाओ। हाँ, ये मेरा ही खेत है। इस पर इन दोनों बाप बेटों ने कब्जा कर रखा था। तो यह कंकाल यहाँ कहाँ से आया बिरजू? क्या तुमने किसी को मारा था? अरे नहीं नहीं साहब, ये तो नकली कंकाल है। हमने ये सारा खेल इन दोनों का सच बाहर लाने के लिए किया था, क्योंकि पूरे गांव में कोई भी मेरी बात मानने को तैयार अच्छा, तो इन दोनों बाप बेटे ने इस खेत पर कब्जा कर रखा था। तुम दोनों को अब पंचायत में इसकी सजा मिलेगी और बिरजू, आज से यह खेत तुम्हारा ही है। कोई भी इस पर अब कब्जा नहीं करेगा। धीरू, तुमने अपने चतुर दिमाग से मेरा खेत वापस दिला दिया। मैं बहुत खुश हूँ और आम के पेड़ वाला खेत अब से तुम्हारा है। तुम उसमें अपनी खेती करके अपना जीवन खुशी से व्यतीत करो। भोला रोज सुबह सुबह लकड़ियां तोड़कर लाता है और गांव में जाकर बेच आता। उसे उससे जो भी पैसे मिलते हैं उससे अपने घर का खर्च चलता था। भोला के घर में उसकी बीवी और रामू नाम का एक बच्चा था। भोला एक सुबह अपनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने के लिए जाता है। अरे ये क्या, सारी लकड़ियाँ तो कोई काट ले गया। अब मुझे जंगल के अंदर जाना होगा। अरे कोई बात नहीं, पेट पालना है तो जाना तो हो गई। अरे वाह, यहाँ तो बहुत ही अच्छे पेड़ लगे हैं। भोला जैसे ही एक पेड़ को काटने जाता है कि तभी उसकी नजर पेड़ पर बैठी एक चिड़िया पर पड़ती है, जो अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठी थी। वह उनका प्यार देखकर खुश हो जाता है। अरे अभी अनर्थ हो जाता, बेचारे ये बेघर हो जाते। चलो कोई बात नहीं, ऐसा करता हूँ जिससे कोई जानवर पक्षी ना बैठे हो, वो वाला पेड़ काट लेता हूँ। भोला जंगल के अंदर जाता है और एक पेड़ काट लेता है और उसको सर पर लाद कर अपने गांव ले आता है। ऐसे ही दिन चलते रहते हैं। एक दिन भोला लकड़ी काटने जंगल के रास्ते से जा रहा था कि तभी वहां एक बीमार कुत्ता भोला को मिलता है, जो बहुत बुरी तरीके से जख्मी था। भोला अपने पास लाया हुआ खाना भी उस कुत्ते को खिला देता है और उसकी हालात खराब होने की वजह से उसे अपने साथ अपने घर पर ले आता है। जब कुत्ते को दर्द हो रहा था तो वह जोर जोर से भौंक रहा था। उसी मोहल्ले में रहने वाले जग्गू, जिसे कुत्तों से बहुत ज्यादा नफरत थी। ओए भोला, मैंने तुझसे बोला था इस कुत्ते को छोड़ आओ, अब ये भौंक रहा है, मेरी नींद खराब हो रही है। भोला, मैंने बोला था मुझे कुत्तों से नफरत है। भाई अभी वो बीमार है, उसको दवा लगाया है, कल से नहीं भौंकेगा, जब वो ठीक हो जाएगा। बोला, मैं ये सब नहीं जानता। अगर ये कुत्ता सुबह यहाँ दिखा
तो तुमको भी मारूंगा और इस कुत्ते को भी मार डालूंगा। हे भगवान, अब क्या करूं? ये तो जल्लाद है, इस बेजुबान को मार डालेगा। मैं इसे अपने घर के अंदर रखूंगा और किसी को भी नहीं बताऊंगा। भोला जग्गू के डर से कुत्ते को घर के अंदर बंद करके पेड़ काटने चला जाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद कुत्ता दर्द से दोबारा भौंकने लगता है। इस भोले के बच्चे ने कुत्ते को भगाया नहीं, आज इसकी खैर नहीं है। जग्गू भोले के घर जाकर कुत्ते को जान से मार देता है और उसका पेट भी फाड़ देता है। उसके पेट से खून निकल रहा था और जग्गू के हाथ में एक धारदार चाकू। जब भोला घर आता है तो कुत्ते को मरा हुआ देखकर बहुत उदास हो जाता है। हे भगवान, इस जग्गू को सबक जरूर सिखाना। मेरे प्यारे कुत्ते को मार डाला इसने। हे भगवान, इसको छोड़ना मत, इस जैसे हैवान को, जिसने इस बीमार कुत्ते को इतनी हैवानियत से मार डाला। भगवान। जग्गू जब शाम को अपने घर आ रहा था तो गाड़ी से टक्कर लगकर जग्गू जख्मी हो जाता है और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाते हैं। अबे भोला, जग्गू का एक्सीडेंट हो गया है, क्या पता चला है तुमको? वो अस्पताल में भर्ती है, चल देखने चलते हैं। मेरे दोस्त भाई, दूसरों के साथ बुरा करने वाले का यही होता है। लेकिन चलो, वो आखिर अपना पड़ोसी था, देखने चलते हैं और कुछ बहुत मदद भी कर देंगे चलकर। जग्गू भाई, कैसे हुआ ये सब? सुबह तो एकदम ठीक थे तुम, और थोड़ा देख कर चला करो यार। भोला भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे कुत्ते को मारा था भाई। अब मुझे पछतावा हो रहा है। मुझे पता है भाई, बुरा कर्म करने वालों का बुरा ही होता है। तुमने बुरा किया और भगवान ने तुमको दिखा दिया भाई। भोला भाई, वो कोई मायावी कुत्ता था। रात को उस कुत्ते ने मुझे गाड़ी के नीचे धक्का दे दिया था। भोला भाई, वो मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो भोला भाई। वो कुत्ता बहुत जख्मी था, लेकिन तुमने उसको बहुत बेरहमी से मारा है। अगर तुम अब भी जानवरों से प्यार करने लगोगे तो शायद तुम बच जाओगे और वो कुत्ता तुम्हें माफ़ कर देगा। मेरे भाई, अब मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। कभी भी किसी जानवर को परेशान नहीं करूँगा भाई, और ना ही किसी को मोहल्ले में भी परेशान करूँगा। कुछ दिन बीतने के बाद जग्गू अपनी एक झोपड़ी में बहुत सारे जानवरों को पालने लगा था। अब जग्गू और भला अच्छे दोस्त भी बन गए थे। दोनों मिलकर जानवरों को खूब सेवा करते थे और साथ में रहते थे। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में ज़रूर बताएं। रोज़ाना ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।